सलाम दी है उन आँखों पे जो हिदायत पे नजरें जमाए बैठी हैं, उन कानों पे जो जिक्र खैर के मुंतजर रहते हैं और उन कदमों पे जो हिदायत की राह पे गामजन है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़रमन कहते हैं कि जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंकने की नाकाम कोशिश की जा रही थी तो नमरूद ने आग भी जलाई और लोगों को भी उनके मुखालिफ किया। ऐसी सूरत हाल में कि जब ज़माना नमरूद के साथ था मगर खुदा इब्राहीम के साथ था, हर शय इब्राहीम के इख्तियार में आने के लिए तड़प रही थी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम इश्क़ इलाही में हर वो काम करना चाहते थे जो खुदा के निगाहों में मंजूर नज़र था। ऐसी सूरत हाल में ज़माने का हर एक हिस्सा किसी न किसी तरफ था, या नमरूद की तरफ या इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ। कहते हैं कि एक परिंदा अपनी चोंच में आग बुझाने के लिए कुछ लिए जा रहा था, और ये भी कहते हैं कि ऐसे आलम में एक ऐसा जानवर भी था कि जो आग बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। तारीख ने इन दोनों किरदारों को महफूज कर लिया। ना उसके आग बुझाने से आग बुझ सकती थी और ना उसके आग भड़काने से आग भड़क सकती थी, मगर ये जो हकीकत की आग है ये आज तक लगी हुई है और इन दोनों ही किरदारों की बनिस्बत लगी हुई है। आज भी फ़लस्तीन और मुकावमत के इन तमाम सिपाहियों के पीछे छुरा घोंपने वाले अगर आपको कोई नजर आएंगे तो यही आग भड़काने की नाकाम कोशिश करते हुए कीड़े मकोड़े छिपकलियां। आज मेरे और मेरे पड़ोसी मुल्क में भी ऐसे लोग प्रोपेगेंडा मशीनरीज का मुकम्मल साथ दे रहे हैं और लोगों का जहन ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ भी तो नहीं हुआ, कुछ हुआ ही नहीं। ये तो एक गेम है, ये एक सेटलमेंट है जिसमें हम दोनों मिले हुए हैं, यानी ईरान, इजराइल और दीगर तमाम हिजबुल्लाह, यमन, हमास और एक्सेस, और ये सब मिलके आप जैसे अजीम लोगों को कि जिनका माइंड वॉश करना बेइंतहा मुश्किल है, जिनका ब्रेन वॉश तो आज तक कोई कर ही नहीं सका, उनका ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रहे हैं और इतने फारिग हैं। हम तुम्हारे देश के अंदर घुसे और देश के अंदर घुसने के बाद घर के अंदर जाके तुम्हें ठोका है, ये इजराइल का। उनका ब्रेन वॉश कि जो अफगानिस्तान में भी इस्तेमाल होते गए, उनका ब्रेन वॉश जो पाकिस्तान, इंडिया में इस्तेमाल होते आए हैं और होते आ रहे हैं, उनका ब्रेन वॉश जो दुनिया में एक मजाक बन के रह गया, उन्होंने दीन और मजहब को भी एक मजाक बना दिया है, उनका ब्रेन वॉश करने के लिए इजराइल, ईरान और ये तमाम कुव्वतें आपस में एक ड्रामा कर रही हैं। आज मैं आपको उसके हवाले से कुछ हकाइक बताना चाहता हूं और शायद ईरान और इजराइल के दरमियान छिड़ने वाली बड़ी जंग से पहले का एक बहुत बड़ा मानाखेज व्लॉग होगा, जिसको दोस्त मजाक, दोस्ती, सेटलमेंट, दिखावा, समझौता कह रहे हैं। उस समझौते के नताइज मेरे पास है और उस जाहिरी समझौते के होने वाले बातनी फवायद आपके सामने पेश करने लगा। अब तक 2000 से ज्यादा इजरायली आर्म्ड फोर्सेस के लोग इस दुनिया से चले गए। ईरानी एक्सेस जिसे वो कहता है, हिजबुल्लाह, यमन, हमास के हमलों के नतीजों में, और ये फिगर आज इस साल का जो आपके सामने रख रहा हूं, 762 इजरायली आर्मी के लोग अब तक सितंबर अक्टूबर में हिजबुल्लाह, यमन, हमास की फाइट, हमले, ईरान के हमले और इस पूरे एक्सेस के मुकाबले जिसको मुकावमत कहते हैं, उसके मुकाबले के अंजाम में इस दुनिया से चले गए। ये कैरेक्टर्स थे जो ड्रामा कर रहे थे और आप इस ड्रामे को महसूस कर रहे थे, और इस ड्रामे में जो नतीजा है वो दुश्मन की जानिब से इनके ये निकल कर आता है, नहीं ये बड़ी तादाद। और दूसरी तरफ अगर आप कहें कि इसका फायदा सिर्फ किसी एक को हो रहा है, तो जंग में नताइज ये हैं कि एक तरफ इजराइल ने जहां इन अफवात, अमवात और इस तमाम नुकसान के पेश नजर अपने मीडिया पर आकर रोना शुरू कर दिया है। उनका एक ऑफिसर आकर सबके सामने सरेआम आंसुओं के साथ रो रहा है और वो इसको याद करके तकलीफ से, इस ईजा से गुजरते हुए कि भाई हमारे लोग मर रहे हैं, हमारे ऑफिसर्स, हमारे सिपाही, हमारे यंगस्टर्स जा रहे हैं इस दुनिया से, और बड़ी कीमती लोग उनके लिए, इसलिए कि वो अपने शहरियों पे बड़ी मेहनत करते हैं। ये तमाम चीजें वो अब सरेआम लाके रो रहे हैं, पीट रहे हैं, और दुनिया मकाफात है अमल। जब आप किसी के घर पे हमला करते हैं तो पलट के आपके घर पे भी आग लगती है। मगर अब तक कुछ अकल के अंधों को ये ड्रामा लग रहा है। इतनी बड़ी तादाद में इस खित्ते में मौजूद अमेरिका के उस कप्तान का होना कि जिसकी वहशत से 7 अरब ममालिक हिल नहीं सकते, उसके गुजरते हुए जहाजों को रोक नहीं सकते, उसके चलते हुए अहकामात को मना नहीं कर सकते, उस खित्ते में मौजूद एक एक्सेस जो उसका मुकाबला कर रहा है, वो ड्रामा कर रहा है। उस मुकाबले के नतीजे में जो इतनी तादाद उनकी दुनिया से जा रही है और वो मीडिया पे आके रो रहे हैं, वो एक ड्रामा है। ये प्रोपेगेंडा मशीनरी बता रही है।
और हमारे भी कुछ लोग इससे बड़ा इत्तेफाक करते हैं। जी समझौता है, खेल चल रहा है। ये कैसे हो सकता है? वहां हमारे घर में कोई गैस का सिलेंडर फटे, कोई दीवार गिर जाए, इतने लोग मर जाते हैं, यहां तो मर नहीं रहे। जनाब ये टोटल फिगर मैं आपके सामने दुश्मन, इनके दुश्मन का सामने पेश कर रहा हूं, और इनके दुश्मन का फिगर भी आपके सामने पेश करता हूं, क्योंकि आपके लिए तो दोनों ही दुश्मन होने चाहिए, इसलिए कि आप खुद अपने दुश्मन हैं और आप न फिलिस्तीन के दोस्त हैं ना इंसानियत के दोस्त हैं। आप शुरू से इक्तदार के दोस्त हैं और आपकी चाहत यह है कि किसी तरह से आप वही यजीदी इस्लाम सरेआम लेकर आए, मगर यहां पर हुसैनी इस्लाम अपनी मिसालें कायम कर रहा है। वो फिगर्स जो इस तरफ से है वो भी आपके सामने रखता हूं, गोया ये तो किसी के सामने शेयर करने जैसे है भी नहीं, दुनिया जानती है। अगर मैं एक एक्सेस की बात करूं कि इस जंग के नताइज में इसराइल को कितना नुकसान उठाना पड़ा, तो मैंने आपके सामने रखा, और इससे कहीं ज्यादा। कोई 90 से 95 हजार इजरायली सिटीजन ऐसे हैं जो डिस्प्लेस हैं, उनकी जगहें इधर उधर हो गई हैं, छोड़ना पड़ा है उनको, या तो कैंप्स में है या शेल्टर्स में है, या उन्होंने इजराइल को छोड़ दिया है, वो कहीं और दुनिया में जाके आबाद हो रहे हैं, यूएसए में रह रहे हैं, जर्मनी में रह रहे हैं, उनको शेल्टर मिले हुए वहां पर। इसके बिल्कुल उस तरफ नताइज, क्योंकि ड्रामा हो रहा है और ड्रामा मेरे सामने हो रहा है, तो मैं आपको एक्सपोज करके बता रहा हूं ताकि आपके जहन में ड्रामों के नताइज भी आ जाएं। कल को कोई अंधा अकल का ये ना कहे कि ये प्रोपेगेंडा जो था ना वो सब इजराइल और ईरान मिलके कर रहे थे और हमारे सामने तो अब सब चीजें आ गई हैं, एक दूसरे को बम मारते हैं, कुछ होता नहीं। नहीं जी, 1.4 मिलियन लेबनानीज इस वक्त डिस्प्लेस हैं, मिसप्लेस हैं, अपनी जगह से हिल गए, घर नहीं रहा, घर बाहर नहीं रहा, खाना बदोश बन गए, एक मुल्क से दूसरे मुल्क, एक कैंप से दूसरे कैंप में है। ये जो आपको मजाक लग रहा है उसके नताइज आपको बता रहा हूं, मैं अभी शुरू हुआ हूं। 2553 के करीब हिजबुल्लाह फाइटर्स नहीं रहे दुनिया में, अब बात हो गई। कोई 11,000 के करीब इंजर्ड भी हैं। कोई सीरियन है जो 390 की तादाद में इस दुनिया से चले गए इस जंग में, इस सितंबर अक्टूबर और इससे पीछे जो सिलसिला चला है पिछले अक्टूबर से लेकर अब तक, इसके नताइज में आपके सामने रख रहा हूं। एक एक्सिस जिसको इजराइल कहता है एक्सिस ऑफ डेविल है, और आप मुबारक हो कि आप एक्सिस ऑफ ब्लेसिंग्स हैं उसके लिए, तो आप तो ब्लेसिंग है, आपके लिए वो ब्लेसिंग होगी। जो डेविल एक्सिस है उसका एक हिस्सा मैंने आपके सामने रखा है, जिसका सरबरा सैयद हसन नसरुल्लाह नहीं रहे दुनिया में। उनके पीछे आ जाए, हाशमी साहब नहीं रहे दुनिया में, कुरैशी साहब नहीं रहे दुनिया में, नीचे आते जाए। यानी आप कह रहे हैं खेल हो रहा है, आप कह रहे हैं मजाक हो रहा है, आप फिरका देख रहे हैं और वो दीन देख रहे हैं, आप मसलक देख रहे हैं और वो इंसानियत देख रहे हैं, और वो दुनिया से जा रहे हैं और नजर आ रहा है कि एक डिवीजन है। ये सारी लीडरशिप जा रही है, आम आदमी नहीं, लीडरशिप ऊपर से नीचे तक। अच्छा, अभी रिसेंटली शेख नईम कासिम हिजबुल्लाह की सदारत सरबराही संभालते, आज अब ये अनाउंसमेंट हो गई अब से कुछ दिन पहले, कुछ टाइम पहले। मीनवाइल जंग जारी है, हिजबुल्लाह इजराइल फोर्सेस से लड़ रहा है, इजराइल हिजबुल्लाह से लड़ रहा है। उस तरफ आज के दिन की 5 से 10 हलाकतें रिपोर्ट हुई हैं, और हिजबुल्लाह में भी कई सारे ऐसी खबरें आई हैं कि लोग मुकाबला कर रहे हैं, तो जारे जाने जा रही है। आपको लग रहा है मजाक हो रहा है। वो इजराइल ने जो अटैक किया था, अटैक दमदार था, प्लानिंग फुल टाइम थी, 2 से 4, 4 से 6, और फाइटर जेट्स दबा के ब्रस्ट करने आए थे, जो उनकी ताकत है, कुवत है उसके हिसाब से, मगर सारे डिफेंस सिस्टम भी था। आप ये चाह रहे थे कि वो पूरा तबाह करके चले जाते, हिरोशिमा नागासाकी हो जाता, उसके बाद आप बोलते हाँ जी अब मजा आया है, कुछ सीरियसनेस हुई है। नहीं जी, क्योंकि 57 ममालिक में एक कंट्री लड़ रहा है और उसको आप तबाह करके नामो निशान मिटा के ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब आपको मजा आया है, अब करबला हुई है, अब हम ये कह सकते हैं कि हाँ जी रो सकते नहीं, रो सकते हैं, बस ये तो नहीं होगा, ये 2024 है। अच्छा, वो लोग जो रिसर्च करते हैं उनके लिए बता रहा हूं, इवन इस अटैक में भी जो इजराइल ने अटैक किया, जिसको ईरान ने बड़ी मजबूती के साथ रोका है, उसमें भी अभी तक 5 लोग इस दुनिया से चले गए। उस नतीजे में 4 आर्म फोर्सेस थे, एक शायद सिविलियन सिक्योरिटी गार्ड था। जा रहे तो जा रही हैं। आपको लग रहा है कि आपके घर का गैस का सिलेंडर है जो फट रहा है, नहीं, ये आप है और आपकी है जो फट रही है, इसलिए कि आप खुद तो मैदान में जा नहीं रहे और आप किसी को कुव्वत भी नहीं दे रहे, हौसला भी नहीं दे रहे, फलस्तीन को देखते हुए, ना कि किसी भी मसलक को देखते हुए। मेरी लाख बुराइयां, इख्तिलाफ, मैं इस हवाले से बोलता ही नहीं हूं, आज तक मैंने नहीं बोला, मगर आज इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सहाफी हूं, सच मेरे सामने है, फैक्ट्स मेरे सामने है। कोई अगर उस फैक्ट्स के खिलाफ बात करता है तो मेरा काम है उसको दिखाना कि नहीं, कैलकुलेशन गलत है, आप कैलकुलेशन ठीक करें अपनी। अब मैंने ये आपके सामने रखना है, या आपको पता है कि इस वक्त फलस्तीन की कितनी शहादतें हो चुकी हैं, कितनी अमवात हो चुकी हैं, फलस्तीनी कितनी तादाद में मिसप्लेस और डिस्प्लेस हो चुके हैं, वो आपको नंबर्स बताऊं या उसको भी आप ये समझ रहे हैं कि मजाक हो रहा है, समझौता हो रहा है। बाय द वे, ये मैं आपको वो कोट कर रहा हूं जो मेरे हिसाब से वेरीफाइड है, वरना इजरायली मिनिस्टर्स तो जो मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में रो रहे हैं वो कह रहे हैं 12,000 इजरायली फोर्सेस के लोग निशाने पे आए और दुनिया से चले गए, 10,000 अभी भी इंजर्ड है। तो ये फिगर मैं आपको जो
ऑल्टरनेटिव्स बता रहा हूँ, वो सिर्फ ये बता रहा हूँ कि अगर ये वही है जैसे कि हमारे यहाँ के और आपके यहाँ के और इधर के कमज़ोर लोग कहते हैं, तो उनसे ये कहा जाए कि अच्छा आप अपनी ताकत दिखाएं और आप मैदान में उतरें और आप बताएं कि जंग कैसे होती है, कैसे दरों को उखाड़ा जाता है, कैसे तलवारों को मैदान में लाया जाता है और चिंगाड़ा जाता है। नहीं, उनके पास जवाब नहीं होगा। और ये बहुत बड़ी दलील है, तारीख ने थप्पड़ मारा ऐसे चेहरों के ऊपर कि जो दूसरों के ऊपर आवाज़ उठाते हैं और अपनी कमज़ोरी को छुपाने के लिए उनकी अपनी ताकत यही होती है कि वो सिर्फ ज़ुबान चला सकते हैं, और वो भी हिमायत में नहीं, मुखालफत में, तनकीद में, एतराज़ में। काश के ऐसे लोगों को हौसला आए, मगर आज मैं उनमें से एक ऐसा आदमी आपके सामने आश्कार कर रहा हूँ कि जिससे मुझे बड़ी तवक्कुआत थी, और मैं एक वीडियो देखता था तो मैं सोचता था कि शायद ये काबिल आदमी है, इसकी वे ऑफ टॉकिंग में सच्चाई की महक आ जा सकती है। मगर उसके बाद जब इसने अपने प्रोपेगेंडाज एक्सपोज करना शुरू किए, एक्सपोज होना शुरू हो गए बाय द टाइम डिफ़ॉल्ट करके, तब मुझे समझ में आया कि ये इस तरह के लोग तो इंस्टॉल किए जाते हैं प्लान करके, और वो इंस्टॉलेशन बड़ी महंगी होती है। उनका मुकाबला मैं और आप एक आम सिटीज़न अपने एनालिसिस को रखते हुए कैसे कर सकता है? एक ऐसा आदमी जो कभी इजरायली आयरन डोम सिस्टम की तारीफ़ें कर रहा होता है, एक ऐसा आदमी जो कभी उसके 3 लेयर्स के 3000 फ़ज़ाइल बता रहा होता है, एक ऐसा आदमी जो डरा रहा होता है दुनिया को कि ये तो बहुत ताकतवर है इजराइल और बहुत कमज़ोर है दीगर ममालिक, पंगा नहीं ले सकते इनसे, सोच भी नहीं सकते। इट्स अनदर पार्ट ऑफ अमेरिकन फेस, ये मिनी अमेरिका है, आप इसको मामूली ना समझे, इट्स वेरी एसेंशियल। ऐसा आदमी, ये आदमी ताल्लुक तो फौज से रखता है, अपने नाम के आगे मेजर लिखता है, और इसमें इसकी बातों में मेजर जितना दम नहीं है, मगर भड़कियां ये जर्नैल से ऊपर की मारता है, जैसे सारी फौज इसी ने बनाई है भारत की, और जितना भी इंटेलिजेंस है वो सारा इसी से होके गुजरा है, इसी ने किताबों में लिखा है, और चैनल का नाम भी अपने आप को ये बहुत बड़ा आचार्य समझता है। तो आपको पता है ना, एक अचार विचार से निकलता है और एक अचार का अचार बनता है, ये वो सड़ा हुआ अचार है। साफ फरमाते हैं कि ईरान ने जो हमला किया वो तो कमजोरी की अलामत था, बैलिस्टिक मिसाइल्स थे, और जो इजराइल ने हमला किया वो तो उसके पायलट्स, उसके जेट ईरानी बॉर्डर में दाखिल हो रहे थे, तो बड़ी ताकत की अलामत होती है। तो बुज़दिल निकल आए ईरानी, और ईरान फोर्सेस और एक्सिस के फोर्सेस और इजरायली, देखे ना, उनको मार के गए, पकड़ के बुरी तरह से मार के गए। तो साहब से ये पूछा जाए कि अगर ये ताकत की अलामत है तो इसी मयार पे कायम रहे। साहब उसी लेक्चर में आगे बता रहे होते हैं, जब वो जम्मू कश्मीर का जिक्र करते हैं तो साहब फरमाते हैं मैं इंडियन को कहूंगा कि जो 8 ब्रिगेड है ना, इसको बैलिस्टिक मार के उड़ा दे। नहीं, एयरक्राफ्ट भेजने की जरूरत नहीं है, यहां साहब का गैस का सिलेंडर फट गया, आप समझ रहे हैं, गैस का सिलेंडर जो नाव से नीचे है वो फट गया, और यहां पे वो फरमाते 8 ब्रिगेड को उड़ा दें, बैलिस्टिक मिसाइल मार दें, कोई भी बटन दबा दें, वरना बटन दबाने को ही कमजोरी समझते हैं। मैं ये नहीं कह रहा आप एयरक्राफ्ट भेजो, आपको कोई करने की जरूरत नहीं है। अगली बार ये अटैक करते हैं ना कश्मीर के अंदर या जम्मू के अंदर, और ये हमारे भाइयों को नुकसान पहुंचाते हैं, आप एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस मत करो, आप इसका ब्रिगेड हेडक्वार्टर उड़ा दो, ये 8 ब्रिगेड का, जस्ट वाइप आउट 8 ब्रिगेड। क्या होगा? कुछ नहीं होगा। काफी लोगों से मैंने बात करी, नहीं यार ये है पाकिस्तान न्यूक्लियर फ्यूक्लियर, कुछ नहीं, सब बकवास है। समझते हैं ग्राउंड के अंदर जब आप जहाज उतारते हैं वही ताकतवर हो। इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट इन्हीं के मशवरे पे पाकिस्तान में भी किया होगा। वो एक साहब पाकिस्तान में आए थे, फैंटास्टिक चाय वाले, चाय पी के वो गए, वो इन्हीं के कोई रिश्तेदार नजर आते हैं मुझे। ये एक्सपेरिमेंट इनके मशवरों पे, इनके विचार का अचार बना के वो चाय में फूंक के चले गए। आज तक उनकी वीडियो, उनके मीम्स चलते रहते हैं। ये वार जोन को इस तरह से समझते हैं, ये इस आदमी ने कोई ट्रेनिंग ली है और ये वर्दी पहन के निकला है तो इसके लिए इतना आसान है। यानी ये समझते हैं अहमकाना हरकत करना होशियारी होती है, बेवकूफ़ी बेदारी होती है। इसके हिसाब से ये 5th जनरेशन वॉर का जिक्र कर रहा है, ये F-35 का जिक्र कर रहा है, ये क्या होगा? कुछ नहीं, उसका जिक्र करते हुए ये कह रहा है। काफी लोगों से मैंने बात करी, नहीं यार ये है पाकिस्तान न्यूक्लियर वॉर नहीं होनी चाहिए, बल्कि ग्राउंड में उतरना चाहिए। इन साहब से कहा जाए ना कि तलवारें लेके ग्राउंड में उतरे, टके के लोग नहीं हैं। सबसे ज्यादा बहादुरी इसी बात में। फिर ये गन्स भी छोड़ दें, ये मिसाइल्स भी छोड़ दें, ये रॉकेट भी छोड़ दें, ये टैंक भी छोड़ दें, फिर तो F-35 को भी आप कचरे में डाल दें, चाकू छुरी और खंजर लेकर, तलवारें लेकर मैदान में उतरते हैं, फिर देख लेते हैं। फिर तो असल मर्दानगी यही है। अच्छा साहब की आप जुमले इस्तेमाल कर रहे हैं, ये वो देखें आप, प्रोडक्शन हाउस ठोक दिया,
ऐसा मारा ईरान में, इजराइल ने घुस के मारा। वो बंदा ईरान में पिटा, इजराइल ने घुस के मारा। और प्रोटेक्शन हाउसेस सारे, ये मीडिया है, ये ऐसे लोग व्यूवरशिप लेते हैं, ऐसे लोग अपने लोगों को जो इनको देख रहे होते हैं, मुझे तो अफसोस और मासूम लगते हैं वो, कि वो देख भी रहे होते हैं और उनको कह रहे होते हैं कोई काबिल आदमी है, कोई अचार विचार निकाल रहा है, ये कह रहा है कि प्रोडक्शन हाउसेस तबाह कर दिए इजराइल ने घुस के ईरान में आके। कोई इससे क्या है कि भाई तुम इतनी डॉक्यूमेंट्री दिखा रहे हो अपने चेहरे शरीफ के साथ, वो वीडियो भी दिखाओगे जिसमें प्रोडक्शन हाउसेस तबाह हो गए, और क्वांटिटी बताओ कि कितनी तबाही हुई। बल्कि उसने तो ये भी कह दिया साहब ने, ये अचार वाले भाई ने, कि सारे जहां से जितने बैलिस्टिक मिसाइल, जितने ड्रोन्स, जितने रॉकेट्स, जितना कुछ इनके पास था वो सब तबाह करके चले गए जेट्स आके। जेट नहीं हुआ, कोई मौला जट हो गया, और सबूत कोई मिल नहीं रहा। और मजे की बात ये कि उनका ये कहना साहब का, और ईरान ये कह रहा है कि मैं अब इसका हमले का जवाब देना चाह रहा हूं, और जवाब बड़ा जबरदस्त किस्म का होगा। और आज उनके आर्मी चीफ ने कहा है कि इमेजिन भी नहीं कर सकता इसराइल हम उस एंगल से, उस तरह का, उस तर्ज का हमला कर रहे हैं। और इन साहब के मुताबिक इतना खतरनाक हमला था कि सारे प्रोडक्शन हाउसेस तबाह हो गए। इन साहब, ओनली इसी बंदे को पता है, ये चार वाले को। मगर इसराइल ने आज अनाउंस किया कि हम दोबारा हमला करेंगे, क्योंकि हमला तो नाकाम हुआ है, सबको पता है। हमला जिस अंदाजे से किया गया था, जो किया जाना चाहिए था, उस हिसाब का तो 1% भी नहीं है। तो वो कहते हैं हम दोबारा हमला करेंगे। और रीजन उन्होंने ये बताया कि चूंकि नेतन्याहू के घर पे ड्रोन आया था, आया लेबनान से था, मगर हम जानते हैं इसके पीछे ईरान इन्वॉल्व है, और चूंकि प्राइम मिनिस्टर पे हमला हुआ तो हम आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई के ऊपर अटैक करेंगे, ये हमारा निशाना होगा, और ये हमारा हक बनता है, सो हम री अटैक करेंगे। क्योंकि जिल्लत हो रही है, एक पूरी कौम है वहाँ पर, सिटीजन्स हैं, लोग पूछ रहे हैं, मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, प्रोटेस्ट हो रहे हैं कि भाई हमारा 12,000 बंदा, 10,000 बंदा, हमारा अरबों खरबों डॉलर चला गया है, तुमने किया क्या है? ये शर्मिंदगी के जो एक खौफ होता था पहले खित्ते में, मशरक़ी वस्ता में, वो तोड़ के रख दिया। इधर से हिज़्बुल्लाह मार रहा है, वहां से हमास पीट रहा है, यहां से यमन उठा के ड्रोन मार रहा है, जिसके पास ना एयरफोर्स हाई लेवल की है, ना उसके पास आयरन ड्रोन है, वो उठा के आप पे ड्रोन मारता है। आज नहरिया में और दूसरे शहर में इजराइल के दोनों जगह पे आके यमन का ड्रोन लगा है। नुकसान इतना नहीं हुआ है, मगर बात यह कि वो 3 लेयर्स वाला शैतान टूट कैसे गया, और वो ड्रोन जाके अटैक कैसे कर रहे हैं। और ये तो छोटे मोटे कंट्रीज हैं, इनको तो उठा के यूएस 2 थप्पड़ मारता है। बड़ी 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 बात है ना कि यूएस को एक चींटी के ऊपर भी हमला करने के से पहले सोचना पड़ता है, और वो हमला करता है तो कोई उसके दिफा में बोलता भी नहीं। ये वैल्यू है इस वक्त, ये पोजीशन है, ये है इस वक्त हैसियत। मगर उसमें भी वो चींटी अगर पूरे हाथी के ऊपर चढ़ के बैठी हो, जब चाह रही हो, जहां चाह रही हो, निशाना दाग रही हो, तो ऐसे में बहादुर कौन हुआ? मुझे ये बताइए ना मेजर साहब, ये प्रोपेगेंडा मशीनरी आप कब खत्म करेंगे? कब तक अपने लोगों को, आप तो कभी कभार सच्ची बातें भी कहने का शौक रखते हैं। ये कैलकुलेशंस हैं आपकी, आप फरमा रहे हैं, अपनी कंट्री को कह रहे हैं कि मैं नहीं कह रहा एयरक्राफ्ट भेजें, क्योंकि आप देख चुके हैं पीछे क्या हुआ है। और जंगों का मशवरा देने वाले लोग, जंगों की स्ट्रेटजीज बनाने वाले लोग, जंगी मिजाज रखने वाले फौजी मेजर बन के रिटायर नहीं होते। आप में इतनी काबिलियत होती ना, आप अभी जनरल बन के बैठे होते और इससे ज्यादा आगे होते। और हमारे यहां तो काबिलियत असल में मेरे नजदीक वो है कि आप ये देख रहे हैं ना फाइटर्स। आज मैंने कहा कि शेख नईम कासिम साहब हिजबुल्लाह के नए लीडर बन गए। आपका इख्तलाफ हो सकता है, आपके लिए वो टेररिस्ट जमात हो सकती है, मगर बात तो ये है कि लीडरशिप वो है जो ग्राउंड में उतरती है। लीडरशिप अपने आप को उस लेवल पे लेके जाती है कि भाई मेरा सिपाही सामने, मैं सामने हूं, मैं फाइट करूंगा। यहां पे तो आप जो मुंह के फायर मार रहे हैं ना, वो बटन दबाने से भी आई एम सॉरी आ रही हैं। एक्सपोज करना चाहता हूं ऐसी मशीनरी के जो प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, जो किसी ना किसी तरह से मनफी असरात एक पूरी दुनिया में, या तो आप ये कह के मेरे साथ मिल जाएं और कहें कि जंग नहीं होनी चाहिए, फलस्तीन के साथ नाइंसाफी हो रही है, रुक जाना चाहिए, जहां इजराइल के साथ अगर गलत हुआ है तो रुक जाना चाहिए, जहां ईरान के साथ गलत हुआ है रुक जाना चाहिए, पीस का माहौल होना चाहिए। मेरा ख्याल ये है कि दुनिया में अमन कायम होना चाहिए, हुकूक मिलने चाहिए जो मुस्तहकीन है, जाती जुल्म जबर रुकना चाहिए। मगर अगर कोई जुल्म कर रहा है और कोई उसके मुकाबले में खड़ा हुआ है, तो आप दुनिया को ये बता रहे हैं कि नहीं कमजोर है, बहुत कोई फायदा नहीं है, कुछ भी नहीं है, ताकत नहीं है, इख्तियार नहीं है, दौलत नहीं है, शोहरत नहीं है, इज्जत नहीं। ये सारे आप आज अब चूंकि मैं इसको इख्तिताम कर रहा हूं और मैं एक्सपोज
करने के साथ साथ ये बता रहा हूं कि यूएस में इलेक्शंस चल रहे हैं, ये वीडियो आपके सामने आ रही है, इन्हीं हफ्तों में आपके सामने यूएस के इलेक्शंस हो जाएंगे, चंद दिन रह गए, 5 6 7 दिन। अब एक सर्वे लिया गया कि कितने फीसद ज्यूज हैं जो यूएस में ट्रम्प के साथ हैं और कितने फीसद कैमला के साथ हैं। 66% यूएस में ज्यूज ये समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रम्प को प्रेसिडेंट बनना चाहिए, इसलिए कि 3 काम डोनाल्ड ट्रम्प ने किए जो किसी ने नहीं किए। एक, यरूशलेम में एम्बेसी खोल दी, यूएस की शिफ्ट की, बड़ी बात है। गोलान हाइट्स इजराइल को दिया, बड़ी बात है। और तीसरा, ईरान को बहुत खींच के रखा, वो जो पीस डील साइन हो रही थी या फिर आप कह लें कि सैंक्शंस उठने वाली थी, वो सब रोक दी। हाजी कासिम सुलेमानी को इराक में निशाना बनाया और उसने फिर अनाउंस किया कि हाँ हमने निशाना बनाया, तो ये तो बहुत फेवरेट रहे। और इस फेवरेटिज्म की बुनियाद पर 66% डोनाल्ड ट्रम्प के साथ है। मुस्लिम कम्युनिटी का मैं आपको नहीं कह सकता डिवाइडेड है, और हमसे ज़्यादा कौन जानता है कि अक्सर यही होता है कि आप डिवाइड करें उसके बाद रूल करें। अभी रिसेंटली डोनाल्ड ट्रम्प साहब की एक बहुत बड़ा जलसा सा था, उसमें उन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी के लीडर्स को बुलाया और उन्होंने उसकी हिमायत का ऐलान किया। और कैमला के साथ 17% की तादाद आ रही है ज्यूस की, ये बहुत बड़ा मार्जिन है। और बाकी 17%, 16% वो ये कहते हैं हमें पता ही नहीं करना क्या है, वो गैर जानिबदार है। तो आने वाले दिन मुझे नज़र आ रहे हैं कि यूएस में अगर डोनाल्ड ट्रम्प साहब की गवर्नमेंट आती है तो वो ईरान के लिए ख़तरा है, वो हिज़्बुल्लाह के लिए भी ख़तरा है, क्योंकि उनकी स्ट्रेटजी बहुत क्लियर है इस हवाले से। अमूमन तो मौक़िफ़ उनका यही है कि हम अपनी फ़ौजें कहीं नहीं उतारेंगे, मगर वो कोई इधर मेजर साहब की तो नहीं सुनने लगे ना कि हम बटन भी नहीं दबाएंगे, हम बैलिस्टिक भी नहीं मारेंगे। इस वक्त भी यूएस अपना फुल 3rd बैटरी दे चुका है THAAD की, तो इससे ज़्यादा की एक्सपेक्टेशंस होगी। इसलिए ईरान ये चाहता है कि यूएस के इलेक्शन से पहले इस किस्से को तमाम किया जाए, जंग अपने नतीजे तक पहुंच जाए। जंग तो है, आप ये बात कान खोल के सुन लें कि जंग तो छिड़ चुकी है, जंग चलेगी, जंग अब बढ़ेगी, नीचे नहीं बैठेगी। सिर्फ टाइमिंग का फर्क है कि यूएस के इलेक्शन के बाद जंग अपनी फुल स्केल वॉर जोन पे आती है या इलेक्शन से पहले, और चूज किसने करना है इसमें डिसीजन मेकर ईरान है। इस वक्त ईरान है, जो करना था इजराइल ने कर लिया, अब सिर्फ बढ़ के मार रहा है ताकि प्रेशर रीडेवलप हो, दुनिया उसको भी कहे नहीं 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 आप नहीं मारे। अब वो जान चुका है कि कितना मार सकता है, अब मार खाने की बारी है। तो जो मारने वाले भाई साहब है उनको दुनिया कह रही है मत मारो मत मारो मत मारो। ईरान को रोजाना यूएस ये तंबीह दे रहा है कि आपने अटैक नहीं करना है, दुनिया ये कह रही है आपने अटैक नहीं करना है। आपको याद होगा मैंने पिछले व्लॉग में आपसे कहा था कि एक अरब कंट्री है जो सपोर्ट कर रहा है और बड़ी खामोशी के साथ कर रहा है। अब मैं आपके सामने, बहुत से लोगों ने कमेंट्स में सही जवाब दिया था, मुझे पर्सनल तक में जवाब आया तो मैंने उसको एग्री किया। जॉर्डन ने अपनी एयरबेस और अपना एयर स्पेस दोनों इजराइल के नाम कर दिया। आपको यकीन आएगा 48 में और उससे पहले अरब इजराइल वॉर में ये जॉर्डन, इजिप्ट, सीरिया, इराक, ये वो कंट्रीज थे जो इजराइल से लड़ रहे थे। 5 कंट्रीज बेसिकली मेजर कंट्रीज। आज जॉर्डन ने, इस वक्त जो रिसेंटली अटैक हुआ है उस 25-26 के अटैक में इजराइल को एयर स्पेस देने वाला कंट्री जॉर्डन है। यानी अगर आप उस मैप को देखेंगे तो जिस रास्ते से उसके फाइटर्स आए, 3 एयरपोर्ट्स गालिबन इस्तेमाल हुए हैं इजराइल के, और तीनों जाके जॉर्डन के रास्ते से आ रहे हैं, थोड़ा बहुत सीरिया का रास्ता भी आता है। यहां पर मैं आपसे बात करने लगा हूं, ये वो बात है, वरना एक मुश्किल काम है इजराइल का ईरान तक पहुंचना, और वो भी अपने फाइटर जेट। ये आपको पता है F-35 है, ये ऑलमोस्ट इनविजिबल है, इतनी स्पीड है इसकी, इतना, खैर ये तो आपको अचार वाले भाई बताएंगे, उनको आप इस हवाले से सुनेंगे। तो इस वॉर जोन में फेंकने वाला जॉर्डन का काम बड़ा इंपॉर्टेंट है। जॉर्डन की जो परफॉर्मेंस है वो अब दुनिया के सामने एक्सपोज हो रही है। वाई ही इज डूइंग दिस, मेरा ख्याल है कि उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं। और अब एक और कंट्री का मैं आपको बता रहा हूँ, रिसेंटली एक अच्छी पेशरफ्त हुई जब ईरान और सऊदीया के मामलात अच्छे हुए इस हवाले से कि वो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करेंगे या नेवल एक्सरसाइज करेंगे, और ये एक अच्छा साइन है, ये एक अच्छा साइन है। पाकिस्तान में इस वक्त जमात इस्लामी एक जमात है जो बारहा ईरानी सपोर्ट, ईरानी मौक़िफ़ की हिमायत कर रही है। ये पाकिस्तान में जमात है। अब आप उनसे जाके ये लड़ेंगे कि आपका मसलक क्या है, आपका मजहब क्या है, आपका दीन क्या है, आपका फिरका क्या है? नहीं, इससे बाहर आना पड़ेगा आपको। ये एक यूनिवर्सल कॉज है जिसके लिए वो बेहतर समझते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है, ये सही है, वो उसकी हिमायत कर रहे हैं। और इसी तरह से खुद पाकिस्तान, इंडिया में ऐसी जमातें भी हैं जो इजराइल को सपोर्ट कर रही हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि करने का अंदाज और है। ये तो नहीं कह सकते वाह इजराइल वाह,
वो ये कह रहे हैं आह इसराइल आह। हाँ, ये मैं सारी इंफॉर्मेशन जो आपके सामने रख रहा हूं उसका कंक्लूजन आपके सामने जरूर दूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी अब तक रीसेंट अटैक हुए हैं, मैं जो बात कहता हूं आप पीछे व्लॉग उठा के देखें, आपको एक एक चीज कंफर्म नजर आएगी। हो सकता है कुछ चीजें मैं कोट कर रहा हूं, कोटेशन में तो ये होता है कि इन्होंने ये कहा, इन्होंने ये कहा, मैं ये आपके सामने रख रहा हूं, मगर जो अपना एनालिसिस देता हूं उसमें मैं अल्हम्दुलिल्लाह इंतहाई फीसद सही साबित होता हूं। कोशिश मेरी है कि मैं कंक्लूड रखूं और टाइम लेके रखूं। अब जो वॉर आपके सामने नजर आएगी वो मामूली नहीं है। ये बैलिस्टिक मिसाइल, इनकी लिमिटेड क्वांटिटी, ये F-35 का आना, ये सब अब छोटी चीज है। अब इससे बड़ी बात होगी। सुनने में तो ये आ रहा था कि सैटरडे, ये जो हफ्ता आ रहा है, हफ्ते से पहले या हफ्ते की रात तक ईरान जवाबी हमला करेगा, जवाबी कार्रवाई करेगा। मगर जो सिचुएशन इस वक्त बन गई है उसके हिसाब से, मैंने आपको कहा था मेरा मशवरा ये है, और बहुत से लोग इस इत्तेफाक भी करते हैं कि इस वक्त ऐसी सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। अमेरिका की बात माने, मामला पीसफुल करते हैं, ये बेहतर नजर आता है। बस खत्म करें आप लड़ाई झगड़ा, मगर ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि पीछे रशिया फुल जोन में ये चाहता है कि अब मामला हो ही जाए। वहां में आपको मैं कह रहा था कि नॉर्थ कोरिया के 10,000 आर्म्ड ऑफिसर इधर यूक्रेन में नजर आए, आज फिर यूरोप ने रिपोर्ट किया है। उसी यूरोप ने, मैंने आपसे बारहा कहा कि मैक्रोन ने एक वेपन एम्बार्गो की बात की थी, जर्मनी ने नहीं किया, जर्मनी फुल सपोर्ट में। इटली के प्राइम मिनिस्टर ने वेपन एम्बार्गो की बात की इसराइल के ऊपर। ये एक अच्छा साइन है, मेरे ख्याल है जंग रोकने जाने के लिए एक अच्छा कदम है। मगर एक क्वेश्चन मार्क मैं आपके सामने रख रहा हूं। अब सैटरडे से पहले जो भी अटैक होगा, मुझे नहीं मालूम, या तो इसराइल की तरफ से होगा लेकिन जिसके चांसेस कम है, या मोस्ट प्रोबेबली ईरान की तरफ से अटैक होगा जिसके चांसेस ज्यादा हैं। उस अटैक में क्या चीज इस्तेमाल होने वाली है, जी जनाब, ये आप मेरी तरफ से सुन लें। ये जो अटैक ईरान की तरफ से होता है, ये मामूली बैलिस्टिक हमला नहीं होगा, ये आप मुझसे लिखवा लें। आई एम गिविंग यू श्योरिटी अबाउट दिस। ये मामूली बैलिस्टिक हमला नहीं होगा। यानी अब तक पीछे जितने भी अटैक हुए हैं ये वैसा नहीं है। ये नहीं कह रहा कि पीछे वाले मामूली थे, बट ये उनसे ज्यादा हैवी है। और दूसरी बात जो ये सुनने में आ रहा है, बहुत से आपको न्यूज़ रिपोर्टर्स ये अपना एनालिसिस देते हुए नजर आएंगे कि एक अजीब हरकत ये हुई है कि उन तैयारों ने 25-26 की रात, जिन्होंने इजराइल से परवाज़ भरी थी और ईरान के आसपास दाखिल हुए, उन्होंने फ़ज़ा में एक ऐसा केमिकल वेपन छोड़ा है कि जिसकी ज़द में आने वाला शदीद बीमार होता जाएगा। और ये तेहरान में ही हुआ है। टारगेट उनका अल्टीमेटली सैयद अली ख़ामनेई ही हैं कि वो किसी तरह से उनको केमिकली, फिज़िकली, मेंटली डैमेज करने की कोशिश करे। और कुछ रिपोर्टर्स ने यह कहा कि ऐसा होता हुआ नज़र इसलिए आया कि सैयद अली ख़ामनेई की तबीयत नासाज है। लोगों ने यह भी न्यूज़ रिपोर्ट की है कि उनके बेटे उनकी जगह संभालेंगे। मैं इस रिपोर्ट को तो कम से कम ऑन नहीं करता, मेरी मालूमात के मुताबिक ये सच नहीं है। ये एक सच है जो मैं आपसे कई दिनों पहले पिछले व्लॉग में कह चुका हूं कि ये जो 2024 है, उसूलन इसमें उनकी जो डेजिग्नेशन है उससे उनको रिटायर्ड होना है। ये टर्म है, यानी इसमें री इलेक्ट होंगे, या तो वो दोबारा री इलेक्ट हो जाएंगे या उनकी जगह कोई और आ जाएगा। एज फैक्टर है और एक 30-40 साल का सिलसिला है। इट्स अ ह्यूज अमाउंट। मगर ये कहना कि केमिकल वेपन छोड़े हैं और बीमार हो गए हैं और उसके बाद उनके बेटे आ रहे हैं और वो पीछे जा रहे हैं, ये फिर एक, मैं कह रहा हूँ, प्रोपेगेंडा मशीनरी है जो अपना काम कर रही होती है। और उसमें से कुछ दोस्त जो उस मशीनरी के डायरेक्ट प्राइमरी हिस्से नहीं होते मगर उस फजा में दौड़ पड़ते हैं क्योंकि न्यूज़ है, देने में मज़ा आता है। फर्स्ट न्यूज़ ब्रेकर आप बनना चाह रहे होते हैं। सो ऐसी कोई खबर मेरे पास नहीं है और मैं इसकी तरदीद करूँगा। हाँ, जो हमला मैं होता हुआ देख रहा हूँ वो शदीद इसलिए है कि जो वेपन इस्तेमाल हो रहे हैं वो इसराइल की सोच से ऊपर के वेपन, और उसमें सैटेलाइट तक का इस्तेमाल बहुत ऊपर का है, बहुत बहुत हाई लेवल का है। अमेरिका को इसराइल के प्रेसिडेंट ने, प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने ये कह दिया, बल्कि दुनिया को कह दिया कि अगर हम हारे तो हम नहीं हारे, दुनिया हारेगी। अगर इसराइल को कुछ हुआ तो पूरी दुनिया तबाह होगी, यूरोप तबाह होगा। ये आज उनका बयान है। नेतन्याहू ने कहा कि ये इसराइल की तबाही जो हो रही है, इसराइल की तबाही नहीं है, ये यूरोप की तबाही है, ये वेस्ट की तबाही है, ये दुनिया की तबाही है। इससे मालूम ये होता है कि सिग्नल दिया जा रहा है कि भाइयों आओ, लड़के बुलाने का टाइम आ गया है। भाई पिट रहा है, कॉल करके बोल रहे हैं भाई आजा, कितने लड़के लेकर आ रहा है, क्योंकि अगर मुझे कुछ हुआ
तो सारे राज आपको दुनिया के सामने जाएंगे। अब भाइयों को बुलाने का टाइम है और ये सबसे खतरनाक जोन है वॉर का। आप इस बात से अंदाजा लगाएं कि जब जंग होती है ना, तो जंग यानी जब आप ये वेस्ट में जाएंगे ना, तो जब दो लोग लड़ रहे होते हैं आप वीडियोस देखेंगे, अगर अनडेवलप्ड कंट्री होता है या डेवलपिंग कंट्री होता है तो पहले हाथ उठा देते हैं, बाद में बात कर लेते हैं। थोड़ा और ऊपर आ जाए, डेवलप कंट्रीज में ऐसा होता है कि आप दूर से खड़े हुए गालियां देते हैं, करीब आके भी बहुत शदीद मुंह की फायर करते हैं, फिर कहीं जाके शायद फिजिकल होने के चांस होते हैं। क्यों? क्योंकि रूल्स स्ट्रिक्ट होते हैं। आपको पता है दोनों के लिए नतीजा खतरनाक हो गया, दोनों का रिजल्ट बहुत एंडिंग होगा। यहां पे वही था, उस फेज से निकल गए। अब फेज क्या है? अब डू एंड डाई का फेज। अब इसराइल के एग्जिस्टेंस के ऊपर सवाल है, ईरान के एग्जिस्टेंस के ऊपर सवाल है। ईरान का रिजीम खतरे में नहीं है, हाँ, क्योंकि ये जो सिलसिला चला है ना, जिसमें इसराइल ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि अब उसकी जीत ही जीत है, वो जीत उसको जाती हुई नजर आ रही है। अब उसका खौफ खत्म हो रहा है, रौब खत्म हो रहा है। लिहाजा अब इसराइल के एक्सिस्टेंस का सवाल है और इसराइल का जो गिवन टाइम पीरियड था वो खत्म हो रहा है। जो टाइम पीरियड उसको अमेरिका ने दिया था कि इसमें निपटाओ ये सारे मामला, अब वो भी खत्म हो रहे हैं। तो इसराइल नहीं चाहता कि यूएस इलेक्शन का वेट करे। उसको साफ नजर आ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जीत कर आ रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप उसको फेस सेविंग देंगे, सपोर्ट देंगे। इसराइल के अपने प्राइम मिनिस्टर की फेस वैल्यू खत्म हो गई है। अपोजिशन लीडर इसराइल में खड़े हुए, ये भी आपके सामने न्यूज़ है, इसराइल में खड़े हुए के रो रहे हैं, शिकवा कर रहे हैं और बता रहे हैं कि इसने हमारी हज़ारों सालों की मेहनत ज़ाया कर दी है, हमारी जितनी अचीवमेंट थी सब पे पानी डाल दिया। ये इस वक्त करंट सिचुएशन है। सिमिलरली हो सकता है कि ईरान के अंदर भी ये सब शुरू हो जाए आने वाले वक्तों में। ये अल्टीमेटली मोसाद इस पे काम कर रही है, दुनिया की इंटेलिजेंस पे काम कर रही है कि ईरान में ऐसी एक मूवमेंट लेकर आए जो एंटी रेवोल्यूशन हो और रजीम को चेंज करने में मुतहर्रिक हो जाए। मौका नहीं मिल पा रहा है मगर काम अपनी जगह हो रहा है। तो अब क्या होगा? अब उसका निशाना, अब मैं आपके सामने जो न्यूज़ ब्रेक कर रहा हूं, न्यूज़ नहीं है ये, इसको शायद टाइम लगेगा, सालों लगेंगे, मगर आप देखेंगे अब पहले काम हो रहा था कि ईरान में रह के ये काम किया जाए, ईरानी अवाम को मुखालिफ किया जाए। अब सिस्टम थोड़ा सा बदला है, अब इराक से इनिशिएट किया जाएगा इस मूवमेंट को। और जैसे आपने देखा था कि ISIS नामी एक तहरीक तंजीम, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन शुरू हुई थी और बहुत कम अरसे में उसने बहुत रिसोर्सेज डेवलप किए और मुस्लिम दुनिया को ये लगा कि ये कुछ है हमारे, फिर बहुत जल्दी रियलाइज भी हो गया। ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाएगी जो ईरान के स्कूल ऑफ कॉन्सेप्ट, स्कूल ऑफ थॉट और इराक के स्कूल ऑफ थॉट से मिलती जुलती होगी, जो विद इन देयर सेक्ट इनको डिवाइड करवाएगी, विद इन देयर सेक्ट इनको तोड़ेगी। और ये कोशिश आज की नहीं है, बहुत पहले भी होता आया है, आई नो, बट इस वक्त ये बड़ा मैसिव किस्म का होगा दुनिया भर में। आपने देखा कि ये तमाम चीज़ जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ अब तक ठीक आई है और आगे भी मैं सिर्फ एक एनालिसिस दे रहा हूँ। आई कैन बी रॉन्ग, आई कैन बी राइट, बट मज़े की बात यह है कि मुझे आपके कमेंट्स पढ़ के एहसास होता है कि आप बहुत तवज्जो के साथ सुन रहे हैं। इस शख्स को जिसके हवाले से मैंने गुफ्तगू की है, अगर मेरी कोई बात आपको बुरी लगी हो तो मैं उसके लिए शर्मसार हूँ, मगर मैंने कोशिश की कि ऐसी प्रोपेगेंडा मशीनरीज को डैमेज किया जाए, इनके ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल्स मारे जाएँ, इनके ऊपर क्रूज मिसाइल मारे जाएँ, इनके ऊपर F-35 गुजारा जाए और क्रश किया जाए इनके इस परसेप्शन को जो ये डेवलप करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये पेड परसेप्शन 100% ये इन्वॉल्व परसेप्शन है। ऐसे शख्स, ऐसे परसेप्शन की नफी करने के लिए आपको मेरा साथ देना होगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह की अमान।